हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको सीएटी, महा टीएटी और टीएटी और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने सोशल साइंस का जो पेपर होता है तो उसकी एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक आपको हमने कराए थे क्लास 1 के अंदर। आप क्लास 2 के अंदर हम एसएसटी के और कुछ टॉपिक देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हम इन्हीं टॉपिक को देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम आज समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझा था। कभी आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो को भी जाकर देख ले। वहाँ से भी, उस वीडियो से भी आपको कुछ टॉपिक से जो हमने कराए हैं आपको वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक कराएंगे जिससे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ज़रूर। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो अभी सीएटी का जो पेपर होने वाला है दोस्तों दिसंबर के अंदर, तो उसकी जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो जो बच्चे या स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको एसएसटी के रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड करा सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अच्छा, इतिहास से शुरू करेंगे। इससे पहले भी हमने इतिहास के ही आपको कुछ टॉपिक कराए थे। तो इतिहास का जो पहला टॉपिक है दोस्तों वो है दोस्तों देश का नाम। जैसा कि हिस्ट्री के अंदर हमारे देश का नाम किस तरह इंडिया पड़ा उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 35,000 वर्ष उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हदोस तथा इंदोस और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। जैसा कि दोस्तों इंडिया जो शब्द है दोस्तों इंडस से निकला है, ये बात भी आपको जहन में माइंड में बिठानी है। दूसरा, संस्कृत में इसे सिंधु कहा जाता है। तीसरा दोस्तों 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हदोस तथा इंदोस कहा। ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ दोस्तों इसी इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। जैसा कि जो पूर्व स्थित में जो भूमि थी या जो जगह थी उसको क्या कहा उन्होंने, इंडिया कहा। भारत नाम का उपयोग उत्तर पश्चिम में रहने रहने वाले लोगों के लिए के एक समूह के लिए किया जाता था। दोस्तों, भारत नाम का जो नाम का उल्लेख है दोस्तों, पश्चिम में स्थित कुछ एक समूह था जिसके लिए ये नाम का उल्लेख किया जाता था कि उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसी के साथ थोड़ा हम नीचे देखते हैं। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3,500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में भी मिलता है। जैसा कि दोस्तों इसका जो भारत नाम का जो एक समूह है उसका जो उल्लेख है दोस्तों वो संस्कृत की जो आरंभिक संस्कृत की जो किताब है दोस्तों 3500 साल पहले की ऋग्वेद, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। अब थोड़ा हम नीचे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे। पॉइंट पॉइंट समझते जाएंगे दोस्तों। हम एनसीईआरटी से के अंदर जो पॉइंट दिए हुए हैं उसको हम समझते जाएंगे क्योंकि एसएसटी के अंदर सोशल साइंस के अंदर यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो अतीत की जानकारी, जैसा कि दोस्तों हम अतीत की जानकारी किस तरह हासिल कर सकते हैं इसके बारे में भी एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, तो थोड़ा हम उसको भी समझ लेते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तक ढूंढना और पढ़ना है। जैसा कि अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि कई हिस्ट्रिकल प्लेस पे चले जाना और वहाँ से उसको देखना, तो उसको देखकर भी हम कुछ चीज़ें जहन में माइंड में आ सकती है हमारे कि भाई ये किस तरह रह सकते थे, क्या कर सकते थे। और दूसरा तरीका एक है दोस्तों उसका, ये जो अतीत में जो किताबें लिखी गई उसको ढूंढना और पढ़ना, इससे भी हम अतीत के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती है। जैसा कि दोस्तों ये किताबें जो है हाथ से लिखने के कारण, जैसे कि इसको हाथ से लिखा गया था तो इसे क्या कहा गया है, पांडुलिपि कहा जाता है इसे। इसी के साथ थोड़ा हम देखेंगे पांडुलिपि के बारे में। पांडुलिपि, ये पांडुलिपियाँ प्रे ताड़पत्तों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। जैसा कि पांडुलिपियाँ कहाँ लिखी हुई मिलती है दोस्तों, एक तो ताड़ के पत्तों पर आपको लिखी हुई मिलेंगी, या भूर्ज पेड़ की छाल से विशेष तरीके से एक भोजपत्र तैयार किया जाता था उस पर ये आपको लिखी हुई मिलेंगी। पांडुलिपियाँ मंदिरों और वीरों में प्राप्त होती है। जैसा कि दोस्तों पांडुलिपियाँ आपको कहाँ लिखी हुई मिलेंगी, और एक तो मंदिरों में मिलेंगी और वीरों में, जैसा कि जो पुराने खंडर वगैरह हैं वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेंगी, पांडुलिपि लिखी हुई मिलेंगी आपको उस टाइम की। थोड़ा हम नीचे चलते हैं, एक मिनट।
इन पुस्तकों में जैसा कि जो पांडुलिपि से जो पुस्तकें लिखी गई थी उसके बारे में दिया गया है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि, जैसा कि दोस्तों उस पुस्तक में क्या क्या दिया गया है, एक धार्मिक मान्यताओं के बारे में दिया गया है, उसमें व्यवहारों के बारे में, उस टाइम पे लोग व्यवहार किस तरह करते थे उसके बारे में दिया गया है, राजाओं के जीवन शैली के बारे में दिया गया है, औषधि दिया गया है, उस टाइम के विज्ञान के, जैसा कि उस टाइम के लोग विज्ञान के बारे में क्या सोचते थे, इस तरह की चर्चाएं उस किताब के अंदर आपको मिलेंगी जो पांडुलिपि से लिखी गई थी। अब इसी के साथ थोड़ा दोस्तों देखते हैं, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जैसे कि प्राकृत जो भाषा है दोस्तों, उस टाइम की जो भाषा थी प्राचीन दौर के अंदर प्राकृत, उसका इस्तेमाल आम लोग किया करते थे। इससे पहले हमने समझा है पहले वीडियो के अंदर, आपने कभी वो वीडियो नहीं देखा है तो उसमें जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे प्राकृत भाषा क्या चीज़, कौन सी भाषा होती है, इसके बारे में हमने डिटेल से समझाया उस वीडियो के अंदर। और थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों, अभिलेख, जैसा कि अभिलेख किसे कहा, अभिलेख जैसा कि अभिलेख उसे कहा जाता है दोस्तों, जो अभिलेख जो उसे कहा जाता है दोस्तों जो उस टाइम के जो प्राचीन बादशाह थे या रानियाँ थी या कुछ विशेष शख्स लोग हुआ करते थे उस टाइम के, वो अपनी कुछ सूचनाओं को पहुंचाने के लिए एक कठोर सतहों पर या पत्थरों पर अपने लेख को लिखवा दिया करते थे, ताकि लोग उसे पढ़े और उस पर उसकी अमलबजावनी करें। तो उसके बारे में दिया गया है अभिलेख के बारे में, एनसीईआरटी की किताब में पॉइंट, उसको हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। अभिलेख ऐसे लेख, पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण कराए जा मिलते हैं। जैसा कि दोस्तों ये कठोर सतहों पर उत्कीर्ण कराए हुए मिलते हैं अभिलेख। कभी कभी शासक तथा अन्य आम लोग अपनी आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उसका पालन कर सके। दोस्तों मैंने आपको पहले कहा कि अभिलेखों को लोग उस टाइम के जो प्राचीन बादशाह या उस टाइम के जो खास लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, कुछ सूचना को या किसी स्लोगन को बोलेंगे अपन लोगों तक पहुंचाना है तो उसको एक कठोर सतहों पर लिखा देते थे, या दीवारों वगैरह पे, या फिर पत्थरों पर, या फिर ऐसी कोई लकड़ी ये होती थी कठोर, तो उस पर वो उत्पन्न कराते थे और उसको लगा देते थे एक जगह पर, तो लोग उसे पढ़ते थे फिर उसका वो पालन करते थे। इसी तरह देखते हैं हम नीचे इसके बारे में क्या दिया गया है अभिलेखों के बारे में। अभिलेखों में शासक लकड़ी देखिए दोस्तों, अभिलेखों में शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रिकॉर्ड रखते थे दोस्तों। जो कि शासक लोग जो हुआ करते थे, जो उस टाइम के जो अभिलेख थे उसमें वो क्या करते थे, अभिलेखों में जैसा कि उनकी जो किताब हुआ करती थी, अभिलेख हुआ करते थे, उसमें वो अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे, या फिर उनके जो जीत उन्होंने हासिल की है उसको वो एक जगह पर कठोर सतह पर वो लिख कर रख देते थे कि भाई हमने इस टाइम पे इस तारीख को ये जंग को जीता था। इस तरह से वो लिख कर रख लिया करते थे उस टाइम के जो शासन लोग थे, और इस तरह से वो अपना रिकॉर्ड रखा करते थे। दोस्तों आप इसी तरह जो पुरुषवादी के बारे में पढ़ेंगे हम कि पुरुषवादी लोग कौन होते हैं, जिसे हम आज के दौर में आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। या जो आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट उस शख्स को कहते हैं जो पुरानी खंडरों, पुरानी जगहों और जो पुरानी औजार हथियार वगैरह के बारे में रिसर्च करते हैं, उनको क्या करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है, तो हम थोड़ा समझ लेते हैं। एक मिनट। वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरोहित यानी आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। वह पुरातत्ववादी यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट पत्थरों, ईंटों से बनी इमारतों के और चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा, ये क्या करते हैं, जो ईंटों पुराने दौर में पत्थरों और ईंटों से बनी इमारतों और चित्रों का, मूर्तियों का ये अध्ययन करते हैं। ये औजारों, हथियारों, बर्तनों, अभिभाषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई करते हैं। दोस्तों जो पुरोहित लोग, आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं, जो कि आज के दौर में जो हमारे पुराने दौर के चीज़ों को जो ढूंढते हैं, उनको क्या कहा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट। वो क्या करते हैं, औजारों की प्राप्ति के लिए, बर्तनों की प्राप्ति के लिए, वो प्राचीन दौर के बराबर उनको कभी रिसर्च करना है कि भाई औजार किस तरह थे, हथियार किस तरह थे, सिक्के और उस टाइम के बर्तन वगैरह के, तो वो क्या करते हैं, उसके बारे में छानबीन भी करते हैं और उसकी खुदाई भी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट लोग। इसके बारे में हम थोड़ा और नीचे देखेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों भी ढूंढते हैं। जैसा कि आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं दोस्तों, वो चिड़िया, मछलियाँ और हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। जैसा कि आर्कियोलॉजिस्ट को इससे अंदाज़ा हो जाता है कि भाई उस टाइम के लोग, प्राचीन टाइम के लोग या अतीत में जो लोग गुजरे हैं आरंभिक मानव, वो किस तरह के भोजन का इस्तेमाल करते थे, इससे उनका पता चलता है। अब इसके बारे में और थोड़ा हम नीचे एक नेक्स्ट टॉपिक और देखेंगे, इससे एसएसटी का, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसा आरंभिक मानव दोस्तों,
इसके बारे में हम थोड़ा देख लेंगे, आरंभिक मानव के बारे में। कि आरंभिक मानव जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें आखेट खास संग्रह के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो 20 साल पहले लोग रहा करते थे उनको आज हम किस नाम से पुकारते हैं? उनको आखेट खास संग्रह के नाम से हम पुकारते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। जैसा कि भोजन का इंतजाम करने की, जैसा कि वो उस टाइम पे शिकार वगैरह फिर जड़ी बूटियाँ जमा करते थे, तो उसके आधार पर उन्हें इस नाम पर पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। जो आरंभिक मानव थे वो क्या करते थे? जंगली जानवरों को शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, मछलियाँ चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। फिर वो क्या करते थे दोस्तों? आखेट खास संग्रह जो लोग थे दोस्तों, वो शिकार किया करते थे, मछलियाँ पकड़ा करते थे, चिड़िया पकड़ा करते थे, फल फूल जमा करा करते थे, दाने फिर उस टाइम के जो बीज हुआ करते थे उसको जमा किया करते थे, पौधे पत्तियाँ और अंडे इकट्ठा किया करते थे। इस आधार पर उनका नाम क्या पड़ गया? आरंभिक मानव का आखेट खास संग्रह। इसी ताल्लुक से हम थोड़ा आगे और पढ़ेंगे, डिटेल में दिया गया है कुछ पॉइंट इसके आरंभिक मानव के। जैसा कि वो पत्थरों के औजार का इस्तेमाल क्यों करते थे उसके बारे में दिया गया है। पत्थरों के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता। जैसा कि उस टाइम के जो आरंभिक मानव थे, आखेट खास संग्रह जो लोग थे, वो पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल किस लिए करते थे? ताकि वो जड़ों को खोद सके और उसको उनकी वो इस्तेमाल कर सके जड़ों का। और जानवरों की खाल से बने वस्त्र को सीने के लिए किया जाता। जैसा कि फिर जो जानवरों की खाल हुआ करती थी उससे जो वस्त्र बनाते थे वो अपने इस्तेमाल के लिए, उसके लिए भी ये पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल किया करते थे। अब थोड़ा इसके बारे में और थोड़ा नीचे देखेंगे। लोग गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवा से राहत मिलती थी। जैसे कि उस टाइम के लोग जो है दोस्तों, आरंभिक मानव आखेट खास संग्रह, वो बारिश से धूप से बचने के लिए गुफाओं में रहा करते थे। और ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास आज भी मौजूद है। अब थोड़ा हम इसके बाद से और ये देखेंगे दोस्तों, पूर्व स्थल किसे कहा जाता है इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। एनसीईआरटी के अंदर इसके ताल्लुक से दिया गया है। पूर्व स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। जैसा कि दोस्तों, पूर्व स्थल किसे कहा जाता है? जहां पे औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। जैसे कि वहाँ पे निशानात मिलते हैं या फिर वहाँ पे खंडर वगैरह मिलते हैं या औजार मिलते हैं कोई जगह पर, तो उससे क्या कहा जाता है? पूर्व स्थल कहा जाता है। जहाँ पर प्राचीन दौर के वस्तु या औजार या बर्तन या इमारतें मिलती है, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसे पूर्व स्थल कहा जाता है। थोड़ा हम इसके नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एनसीईआरटी का, जिसके अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। वो है दोस्तों पारापाषाण काल। जैसा कि दोस्तों पारापाषाण काल जिसे पारापाषाण काल के बारे में थोड़ा एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। पूर्वपाषाण काल, सॉरी दोस्तों, पूर्वपाषाण काल के पूर्वपाषाण जो युग गुजरा है दोस्तों प्राचीन टाइम के अंदर, उसका उल्लेख आज की एनसीईआरटी की किताबों के अंदर मिलता है। तो उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे डिटेल में। एक मिनट। पूर्वपाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौर को माना जाता है। जैसा कि दोस्तों पूर्वपाषाण काल जो है वो 20 लाख साल पहले से लेके तो 12,000 साल पहले के दौर को माना जाता है। ये बात को आपको जहन में रखना है, माइंड में बिठा देनी है। ये दो शब्द यानी पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूर्व पाषाण युग। जैसा कि दोस्तों पूर्व पाषाण काल जो है वो 20 साल पहले का दौर को 20 साल से लेके 12 साल लाख पहले का जो दौर है दोस्तों, उसको पूर्व पाषाण काल का माना गया है। और उसको भी 3 भागों में पुरोहितों ने, जो आर्कियोलॉजिस्ट है या इतिहासकार है, उन्होंने भी उसको 3 युग में बांटा है। जैसा कि आरंभिक, मध्य और उत्तर पूर्व पाषाण युग में इसको बांटा गया है। इसके आगे थोड़ा देखेंगे क्या दिया गया है। देखिए उत्तर पूर्व पाषाण युग मानव इतिहास की 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई दोस्तों। जैसा कि जो उत्तर पूर्व पाषाण युग है दोस्तों, इसके अंदर मानव इतिहास की 99% कहानी इसी युग में गुजरी है। इसके बारे में एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। तो हम इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अब क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है तो दूसरा जो युग है दोस्तों, वो है मध्य पाषाण युग। जैसे हम पत्थर का मध्य पत्थर का युग कहा कहते हैं, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा हम समझ लेंगे। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मैथोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इस
समय लगभग 12,000 साल पहले से ले इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना गया है। दोस्तों, मध्य पाषाण युग का जो टाइम पीरियड माना गया है वो कब से माना गया है? 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के टाइम पीरियड को क्या माना गया है? मध्य पाषाण युग माना गया है। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर छोटे होते थे। जैसा कि दोस्तों उस टाइम मध्य पाषाण युग के जो औजार हुआ करते थे वो आमतौर पर छोटे हुआ करते थे। इन्हें मैथोलिस यानी लघु पाषाण, एक मिनट दोस्तों, इन्हें इन्हें मैथोलिस यानी लघु पाषाण कहा जाता है। जैसे कि इन्हें छोटे जो औजार होते हैं उसको क्या कहा जाता है? मैथोलिस यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियां के मूठ लगे और आदि मिलते हैं, जैसे कि औजार मिलते हैं। जैसे कि मध्य पाषाण युग के अंदर दोस्तों लकड़ियों और हड्डियों और उसको जैसा है कि मूठ बनाकर औजार वो बनाया करते थे। मध्य पाषाण युग के टाइम के अंदर जो प्राचीन लोग हुआ करते थे वो ये मिलते हैं। साथ साथ इस युग में पूर्व पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। जैसा कि मध्य पाषाण युग जो था दोस्तों उसके अंदर पूर्व पाषाण युग के जो बड़े बड़े औजार होते थे जो कि जड़ी बूटियों को खोदने के लिए और वस्त्र सीने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे वो भी इस दौर के अंदर बनाए जाते थे। अब इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट नवपाषाण युग के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। इसके पहला तो हमने पढ़ लिया पूर्व पाषाण युग, उसके बाद मध्य पाषाण युग। अब आप पढ़ रहे हैं हम ये टॉपिक समझ रहे हैं नवपाषाण युग का हम एक टॉपिक समझेंगे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले होती है। जैसा कि इस युग की शुरुआत दोस्तों 10,000 साल पहले होती है, इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। जैसे कि जो युग की शुरुआत 10,000 साल पहले हुई थी दोस्तों उस युग को क्या कहा जाता है? नवपाषाण युग कहा जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों में के नज़दीक आने को उससे उत्साहित करने लगे, यानी कि उनको उत्साहित करने लगे कि वो अपने पास आए। इसलिए वो भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपनी तरफ बुलाने लगे और धीरे धीरे उनको पालतू बनाया। पर सब में पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वो कौन सा था? एनसीईआरटी की किताब में दिखाया गया है वो था कुत्ते का पूर्वज था। और धीरे धीरे फिर लोगों ने भेड़, बकरी, गाय और ऐसे वो भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपनी तरफ आकर्षित किया, उनको उत्साहित किया अपनी तरफ आने के लिए और फिर धीरे धीरे उनको पालतू बनाया नवपाषाण युग के अंदर, नवपाषाण युग के टाइम पीरियड में। इसी के साथ थोड़ा हम देखते हैं नीचे नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पूर्व स्थलों में से एक स्थल हिदू तुर्की में है। जैसा कि दोस्तों नवपाषाण युग का सब में प्रसिद्ध जो पूर्व स्थल है वो एक चतल है, तुर्की में मौजूद है वो। ये यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी। जो कि यहाँ पे क्या होता था दोस्तों, कई दूर दराज से बहुत सी वस्त्र लाए जाते थे, जो चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, उसका फिर उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चमकदार पत्थर। दोस्तों जब मैं आप नवपाषाण युग के अंदर नहीं गया, जो सब में ज़्यादा नामचीन जो पूर्व स्थल था वो था चतल स्थल था जो हदुक तुर्की में मौजूद है। और यहाँ पे सीरिया से चमकदार पत्थर लाया जाता था और लाल सागर की कौड़ियाँ लाई जाती थी। फिर यहाँ पर लाल सागर से कौड़ियाँ भी लाई जाती थी तथा मध्य सागर की सीपियाँ लाई जाती थी और यहाँ पर मध्य सागर की सीपियाँ लाई जाती थी नवपाषाण युग के टाइम पीरियड में। आपको ये बात बराबर माइंड में बिठा देनी है कौन कौन सी चीज़ें लाई जाती थी कहाँ पर, चतल के अंदर। जैसे कि तुर्की का ये इलाका है चतल, वहाँ पर ये चीज़ें लाई जाती थी। एक सीरिया से चमकदार पत्थर लाया जाता था, लाल सागर की कौड़ियाँ लाई जाती थी और भूमध्य सागर की सीपियाँ लाई जाती थी। जो का वो उस टाइम के अंदर वो चीज़ें का उपयोग करने के लिए वो इस्तेमाल करते थे अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो अब इसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में क्या दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक को समझा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक को हम समझेंगे कि उस टाइम के जो लोग थे वो खेती किस तरह किया करते थे, खेती और पशुपालन। जैसा कि उस टाइम के लोग जो थे दोस्तों वो खेती और पशुपालन किस तरह का उस टाइम के जो लोग थे प्राचीन, जैसे चाहे वो पूर्व पाषाण युग के हो, मध्य पाषाण युग के हो या फिर नवपाषाण युग के हो, वो खेती और पशुपालन दोनों ही किया करते थे। और जैसा कि दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। लोगों द्वारा
जैसा कि लोगों द्वारा पौधे लगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। बसने की प्रक्रिया का नाम जो दिया गया है दोस्तों, वो किसको दिया गया है? जो लोग खेती और पशुपालन किया करते थे उसको, उस प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है? बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। एनसीईआरटी की किताब में ऐसा दिया गया है और एसएसटी के अंदर क्वेश्चन यहाँ से आता भी है। अब थोड़ा हम देखते हैं दोस्तों बुर्ज होम के बारे में, जो कि कश्मीर को प्राचीन दौर के अंदर बुर्ज होम कहा जाता था। वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढों के, जैसा कि दोस्तों बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे, जैसा कि बनाते थे। और गर्ववास कहा, जिसे गर्ववास कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों, सॉरी दोस्तों, हम अच्छे से समझ लेते हैं इसको। एक बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में जैसा कि दोस्तों बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्ववास कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों बुर्ज होम जो है, जो इलाका है, जो वर्तमान में हमारा जो कश्मीर है, उसको प्राचीन टाइम में बुर्ज होम कहा जाता था। वहाँ के लोग गड्ढे बनाकर घर बनाया करते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता था, जिसे गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। जैसा कि उनको इससे जो ठंड या बर्फ़ गिरती थी कश्मीर के अंदर बुर्ज होम के अंदर, तो उससे उनको राहत मिल जाती थी उस टाइम के अंदर। और इसी के साथ दोस्तों एक टॉपिक पॉइंट दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर, शॉर्ट में मैंने तैयार किया हूँ, थोड़ा उसको हम समझ लेते हैं। फ्रांस में की गई चित्रकारी, देखिए दोस्तों, फ्रांस में की गई चित्रकारी में प्रयोग होने वाले रंगों को लोहा और आयक और चरकोस जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। जैसा कि दोस्तों फ्रांस के अंदर जो चित्रकारी की जाती थी, उसके अंदर जो रंग इस्तेमाल होता था, उसको लोहा, आयकास और चरलोक जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। ये एनसीईआरटी की किताब में गया है, आपको ये अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एसएसटी के अंदर क्वेश्चन बनता है कि भाई फ्रांस के चित्रकारी के अंदर किन किन रंगों के अंदर किन किन पदार्थों का इस्तेमाल होता था। तो आपको याद होना चाहिए लोहा, आयकास, चरलोक और जैसे खनिज का वहाँ पे इस्तेमाल होता था। अब इसी के साथ थोड़ा हम नीचे चलते हैं। हड़प्पा के बारे में हम थोड़ा समझेंगे, हड़प्पा सभ्यता के नगर के बारे में। एनसीईआरटी की किताब में हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत डिटेल में दिया गया है। बस हमने आपको जो मेन टॉपिक है उसको शॉर्ट करके लाए हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए थोड़ा हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम थोड़ा समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिलते हैं। जैसा कि हड़प्पा के जो अवशेष मिलते हैं दोस्तों, वो कहाँ मिलते हैं? पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में मिलते हैं। और इसी की तरह भारत के अंदर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिलते हैं। जैसे कि इसके जो इसके जो होने के प्रांत मिलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं? पाकिस्तान में मिलते हैं, जहाँ पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में मिलते हैं। भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में मिलते हैं। इन सभी स्थलों से आर्कियोलॉजिस्ट को अनोखी वस्तुएं मिली है। जैसा कि इन स्थल जो है दोस्तों, यहाँ से लोग आर्कियोलॉजिस्ट जो है हमारे, जो खुदाई करते हैं, उनको बहुत से अनोखी चीज़ें मिली है। जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हैं। जैसा कि मिट्टी के बर्तन मिले जिस पर लाल रंग के चित्र बने हैं। पत्थर के बाट, जैसे कि पत्थर के बाट भी मिले, मोहरे मिली है, मनके मिले, तांबे के उपकरण मिले हैं, जैसे कि तांबे के उपकरण मिले हैं। और पत्थर के लंबे ब्लैक बेल्ट मिली है। जैसा कि दोस्तों पत्थर के लंबे बेल्ट भी वहाँ से, जो स्थल है जहाँ से खुदाई आर्कियोलॉजिस्ट ने की है, तो वहाँ से ऐसी ऐसी चीज़ें मिली है हड़प्पा सभ्यता की। इसी के साथ दोस्तों ऊंचाई वाले भाग को, जैसा कि हड़प्पा सभ्यता दो इसमें विभाजित था। जैसा कि जो ऊपर का उसको हम समझ लेते हैं क्या था वो। ऊंचाई वाले भाग को आर्कियोलॉजिस्ट ने नगर दुर्ग कहा है, और जैसा कि नगर दुर्ग कहा है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई जाती थी। जैसा कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के अंदर दो तरह से लोग मकान बनाया करते थे, या दो तरह के स्थल पर रहा करते थे। जो कि एक ऊपर का जो स्थल था, उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या नाम दिया है? नगर दुर्ग का नाम दिया है। जो ऊपर का जो भाग था, तो ऊपरी जो ऊंचाई वाला जो हिस्सा था, तो उसको नगर दुर्ग कहा है। और निचला जो हिस्सा था दोस्तों, उसको निचला नगर कहा है। जो हिस्सा था उसका हड़प्पा सभ्यता का, उसको निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की जो चार दीवारियां थी दोस्तों, वो
पक्की ईंटों से बनाई जाती थी उस टाइम के अंदर। उनको बराबर चारों तरफ से राउंड मारकर बनाया दिया करते थे ताकि लोग कोई आक्रमण ना कर सके उनकी रियाया के ऊपर। इसी के साथ थोड़ा हम देखते हैं इसके मेन पॉइंट दिए गए हैं दोस्तों, उसको भी हम तो समझ लेते हैं एनसीईआरटी के, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था। जैसा कि दोस्तों मोहनजोदाड़ो जो है उसमें एक खास तालाब बनाया गया था जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने महान स्नान सागर कहा है। जैसे स्नान सागर, महान स्नान सागर कहा गया है उसे। और इसी के साथ दोस्तों हम थोड़ा नीचे देखते हैं। कालिंगबंगा और लोथल जैसे कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। जैसा कि जो आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने जो खुदाई की है दोस्तों, उनको कालीगंगा का इलाका और लोथल जैसे इलाकों में अग्निकुंड के कुछ विशेष वस्त्र मिले, जहाँ वस्त्र बोलेंगे या निशानात मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किया जाता होंगे, जहाँ पे संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। ऐसी एक जो आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की है तो उनको वहाँ पे अग्निकुंड मिले, तो उससे अंदाज़ा लगाया गया है कि वहाँ पर यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। जैसा कि दोस्तों हड़प्पा और जो जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की है, जैसा कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, लोथल हो गया जैसे इलाके हैं, इन जो नगर है वहाँ पे भंडार गृह मिले हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग अनाज का स्टॉक करके रखा करते होंगे। अब थोड़ा हम नीचे चलते हैं, 1 मिनट। देखिए दोस्तों, 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती हुआ करती थी। नगरों का आरंभ लगभग 4,700 साल पहले हुआ। नगरों का आरंभ दोस्तों 4,700 साल पहले हुआ। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत 3,900 साल पहले हुई। ये बात आपको माइंड में बिठा देनी है कि दोस्तों नगरों का आरंभ कब हुआ था। 4,700 साल पहले नगरों का आरंभ हुआ था। और हड़प्पा सभ्यता का अंत कब हुआ, समझो उसकी अंत की शुरुआत कब शुरू हो गई थी, 3,900 साल पहले हुई जैसा उसकी अंत की शुरुआत होना शुरू हो गई थी। अन्य नगरों का विकास लगभग 2,500 साल पहले हुआ। बाद में फिर उसके बाद अन्य नगर जो वजूद में आए उसका फिर जैसा कि वो कब वजूद में विकास होना कब शुरू हुआ, 2,500 साल पहले उसका विकास होना शुरू हो गया था नए नगरों का। अब इसी तरह दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग कच्चे माल का भी इस्तेमाल किया करते थे, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं कि वो लोग कहाँ से कौन सी चीज़ लाया करते थे इस्तेमाल, और उसका इस्तेमाल किस तरह किया करते थे उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे की आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशिया देश ओमान से भी तांबे का आयात किया करते थे। जैसा आयात हुआ करती थी या वो आयात किया करते थे या लाया करते थे। दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता के लोग तो जो तांबे के आयात संभवतः आज का जो हमारा राजस्थान है वहाँ से वो तांबा लाया करते थे, या फिर जो हमारा पश्चिमी एशियाई देश है ओमान, वहाँ से भी वो तांबा लाया करते थे। कांस्य ब्रॉन्ज जिसे कांस्य जो है बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। जैसा कि दोस्तों टीन जो जैसा कि कांस्य और तांबा बनाकर एक धातु बनाई जाती थी जिसको टीन कहा जाता है, जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर लोग इस्तेमाल करते थे। उसकी वो आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। सोने की आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात और ईरान से और अफगानिस्तान से किया जाता था। जैसा कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर दोस्तों जो कि बहुमूल्य पत्थरों की जो जैसा कि सोने की आयात जो है दोस्तों वो कर्नाटक से की जाती थी, और बहुमूल्य पत्थरों जैसा कि बहुमूल्य जो पत्थर थी उसकी आयात जो वो लाया करते थे वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लाया जाता था हड़प्पा सभ्यता के अंदर, और उसको फिर वो इस्तेमाल किया करते थे। इसी के साथ दोस्तों हमने इस तरह हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी समझ लिया कि उसके मेन जो टॉप पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमने उसको समझ लिया। तो आज हमने ये वीडियो के अंदर दोस्तों इतिहास के कुछ टॉपिक समझे एसएसटी के, जहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो अभी कभी आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जाते जाते दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। क्लास 3 का होंगी हमारी एसएसटी की, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।